अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेवात की हिस्ट्री के बारे में कि मेवात ने अपने पास्ट में किन किन मुसीबतों का सामना किया है और कैसे मेवात आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली मेवात एक अलग जिला बनने से पहले लगभग 8 जिलों को मिलाकर एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, जिसमें नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर, भरतपुर, दौसा और मथुरा जैसे कई बड़े जिले शामिल थे और अलवर जिले को इस पूरे स्टेट की राजधानी बनाया गया था। इसके बारे में या इसके आसपास के अभिलेख आपको महाभारत में भी थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। भादन का स्पष्ट रूप से प्राचीन भद्रों से संबंधित है, जिसे कर्ण ने अपने अभियानों के दौरान अपने कब्जे में कर लिया था। ये भादन का वर्तमान के रेवाड़ी भिवानी क्षेत्र में स्थित है, जिसकी पुष्टि पास में बसा गांव भदावसा करता है। फिर हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं मेडिवल एरा की तरफ, जिसमें मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद यहाँ पर बैक्ट्रियन, ग्रीक, पार्थियन और कुषाणों जैसे कई विदेशी आक्रमणकारियों ने राज किया था और इसके बाद यशवर्धन और समुद्रगुप्त जैसे लोगों ने भी यहाँ पर राज किया है। 7वीं शताब्दी में मेवात हर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और फिर गुर्जर प्रतिहारों का। तोमरस जो कभी प्रतिहारों के जागीरदार हुआ करते थे और जिन्होंने 736 ईस्वी में दिल्ली की नींव रखी, इसका तब दिल्ली का नाम रखा गया। उत्तरी मेवात पर तब तोमरों का शासन था, जब तक कि चहमान ने 1156 में दिल्ली पर कब्जा नहीं किया। फिर साल 1206 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना। उसके शासन के दौरान पृथ्वीराज के बेटे हेमराज को अलवर से मेवात पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन उसको मेवातियों के खिलाफ हार मिली। इसके बाद ऐबक ने वजीहुद्दीन को भेजा और उसे भी यहाँ से हार मिली। अंत में वजीहुद्दीन के भतीजे मीरान हुसैन जंग ने मेवात पर जीत हासिल की और यहाँ की मूल जाति मेव को इस्लाम धर्म से परिचित कराया और कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में यहाँ के सारे लोग मुसलमान बन गए। फिर 13वीं शताब्दी में गियासुद्दीन बलबन, जो खुद नसीरुद्दीन शाह के रीजेंट थे, उसने सल्तनत को मजबूत बनाने और फैलाने के लिए मेवातियों पर अपने बहुत सारे क्रूर अभियान चलाए और 1247 में उसने मेवात पर अपना पहला अटैक किया, क्योंकि उस समय मेवात के नेता राणसी नानपाल सिंह ने दिल्ली के विद्रोहियों को शरण दी थी, जिसकी वजह से बलबन को खुद इस जंग में शामिल होना पड़ा, जिसमें मेवातियों का काफी नुकसान हुआ और दिल्ली के विद्रोहियों को यहाँ से अंत में भागना पड़ा। 1260 तक मेवातियों ने नए लीडर मलखा के नेतृत्व में फिर अपनी एक और टीम बनाई, जिसके बाद बलबन ने मेवातियों पर अपना दूसरा अटैक किया और मेवात की संचालन राजधानी पर कब्जा कर 20 दिनों के अंदर बलबन की सेना ने गांव को तबाह कर दिया और बहुत से लोगों को मार दिया। जब 1266 में बलबन सुल्तान की गद्दी पर बैठा तो उसने मेवात के खिलाफ अपना तीसरा अभियान चलाया। इस समय मेवात के लीडर काकू राणा ने लिमिटेड सक्सेस के साथ बलबन का विद्रोह किया, लेकिन बलबन ने मेवात को अपने कब्जे में कर लिया और इस कैंपेन को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर पुलिस चौकियों और किलों को निर्माण कराया। जंगलों को साफ करने और इस क्षेत्र में अपने वफादार सैनिकों को बसाने की कई सारी नीतियों को लागू किया। इस तरह का व्यवहार दिल्ली सल्तनत में आम था और यह मेवों के साथ व्यवहार करने का एक स्टैंडर्ड तरीका बन गया था। इस कैंपेन के चलते बलबन ने मेवात के लगभग 2000 लोगों को मार दिया था। इसके बाद आता है वलीय मेवात युग। वलीय मेवात युग के दौरान मेवात पर दिल्ली सल्तनत के अधीन खानजादा राजपूतों का शासन था, जो मेवात से अलग एक विशिष्ट जाति थी। 1398 में तैमूर के आक्रमण के समय और दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासन के दौरान यहाँ के सबसे पावरफुल जादौन राजपूत सोनपर पाल थे, जिन्हें बहादुर नाहर के नाम से जाना जाता था और उनकी कब्र आज भी अलवर में स्थित है। सोनपर पाल ने 1355 में फिरोज शाह तुगलक के माध्यम से इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम नाहर खान मेवाती रख लिया और वह राजपूतों के कुलपति बन गए और उन्होंने नूह के वर्तमान गांव कोटला में कोटला बहादुर नाहर किले का निर्माण भी कराया। बहादुर नाहर ने तुगलक के पोते अबू बकर शाह को उनके चाचा गियासुद्दीन को दिल्ली से बाहर निकालने और अबू बकर शाह को गद्दी पे बिठाने में भी उनकी काफी मदद की। 1398 में तुगलक वंश के खत्म होने के बाद बहादुर नाहर ने तैमूर के साथ मेल मिलाप किया। 1420 में नाहर खान के पोते खानजादा फिरोज खान के काल में दिल्ली के सैयद वंश ने भी मेवात पर शासन किया था। 1425 में बहादुर नाहर के परपोते खानजादा जलाल खान और अब्दुल कादिर खान ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ अपना विद्रोह जारी रखा। 1427 में मेवाती सेना ने तिजारा की पहाड़ियों में तैयारी करके एक बार फिर से दिल्ली की सेना को पीछे भगा दिया। 1526 में मेवात के अंतिम खानजादा राजपूत शासक हसन खान मेवाती पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का समर्थन किया। यह लड़ाई बाबर और दिल्ली सल्तनत के बीच में थी, जिसमें दिल्ली सल्तनत की ओर से इब्राहिम लोदी लड़ रहे थे। इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की जान चली गई।
संघर्ष के दौरान बाबर ने हसन खान मेवाती के बेटे को बंधक बना लिया, लेकिन हार के बावजूद हसन खान ने घुटने नहीं टेके। तब बाबर ने कहा था, हसन खान मेवात देश का असली नेता है। पानीपत की लड़ाई के बाद हसन खान ने राणा सांगा के साथ मिलकर फिर से 15 मार्च 1527 को बाबर के खिलाफ जंग शुरू कर दी और 5000 सहयोगियों को लेकर राणा सांगा के राजपूत संघ में शामिल हो गए। जब राणा सांगा को तीर लगा और वो हाथी पर से गिर गए तो हसन खान मेवाती ने सेनापति का झंडा अपने हाथ में लेकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। हसन खान मेवाती ने अपने 12,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ मिलकर बाबर की सेना का डटकर सामना किया। वे शुरू में मुगल सेना पर हावी होते दिख रहे थे, बट युद्ध के दौरान हसन खान मेवाती की छाती पर तोप का गोला लगा और ये वार घातक साबित हुआ। अंत में हसन खान मेवाती ने युद्ध के दौरान उसी मैदान में अपनी जान गंवा दी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेवात पर मुगल शासन के बारे में, कि कैसे मुगलों ने मेवात पर कब्जा किया और मुगलों के आने के बाद मेवात में क्या क्या बदलाव आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।